Hello students, today we shall start our discussion on chapter 11 Work and Energy for class 9. Dear students, all of you know that in our previous discussions, that is on the chapter motion and in force and laws of motion, then gravitation, हमने मोशन किस वजह से होती है इसके बारे में जाना था, ग्रेविटेशन किसकी वजह से है इसके बारे में जाना था। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। देखिए, जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, एक तो लिविंग बीइंग होते हैं, एक नॉन लिविंग बीइंग होते हैं। चाहे लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, सबके द्वारा जो है कुछ ना कुछ अमाउंट में वर्क किया जाता है। पहले हम लिविंग बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है, जिससे कि वो कुछ एक्टिविटीज कर सकें। ठीक है, लिविंग बीइंग्स को किसकी जरूरत होती है बेटा? फूड की जरूरत होती है। और फूड जब उनको मिलता है तो वो कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्टिविटीज कर सकते हैं। यानी लिविंग बीइंग्स को कुछ काम करने के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उनको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, यानी लिविंग बीइंग्स को सरवाइव करने के लिए फूड की जरूरत होती है। ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज ये करते हैं, ये सरवाइव करने के लिए लिविंग बीइंग्स, इनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेज कहते हैं। जो भी एक्टिविटीज ये करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? लाइफ प्रोसेसेज नाम देते हैं। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेज नाम देते हैं। अब जो एनर्जी है, इन जितनी भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं लिविंग बीइंग, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, यानी इन सभी लाइफ प्रोसेसेज के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कहाँ से आती है? ये जो इनको जरूरत होगी एनर्जी की। किसकी जरूरत होगी बेटा? एनर्जी की। और ये एनर्जी किससे मिलेगी? फूड से मिलेगी। फूड से क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। भाई, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको फूड की जरूरत होती है। ठीक है, उनको किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। और फूड की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उनको बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती हैं। यानी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेज उनको सरवाइव करने के लिए परफॉर्म करने होते हैं। और इन लाइफ प्रोसेसेज को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। ठीक है, जैसे हमें कुछ एक्टिविटीज, जैसे प्ले एक्टिविटीज में हम नाम लें, जैसे प्लेइंग कर रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, कुछ भी, क्रिकेट खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है। ठीक है, आप गाना सुन रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ठीक है, या म्यूजिक सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, या फिर आप राइटिंग कर रहे हैं, या फिर आप थिंकिंग, सोच रहे हैं। भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सोच के जवाब देना होता है। थिंकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। आप साइकिल भी चलाते हो, साइकिलिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी तो एनर्जी की जरूरत होती है। आप दौड़ रहे हो, है ना, रनिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। दौड़ते दौड़ते आप जंप भी करते हो, तो जंपिंग के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। अब जो ये लिविंग बीइंग्स में केवल मनुष्य के लिए ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन बीइंग के लिए चाहिए, एनिमल्स के लिए भी तो चाहिए। एनिमल्स, जो जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स का यूज मनुष्य करता है, पशुओं का यूज करता है, खेत को जोतने में करता है। ठीक है, या नहीं? खेत को जोतने में करता है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे जंपिंग, रनिंग। जंपिंग कर सकते हैं एनिमल जंप करते हैं, एनिमल को जंपिंग करना है, दौड़ना है। इन सब के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। एनिमल्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मूवमेंट के लिए, आप कह सकते हो मूवमेंट के लिए। यानी एनिमल्स को भी सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। सभी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी किससे मिलती है? फूड से मिलती है। यानी एनिमल्स को भी फूड चाहिए। ठीक है, हम कुछ एनिमल्स को एंगेज कर, जैसे आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा
कुछ एनिमल्स की हेल्प से हम बहुत सारे वजन को, जैसे डंकी होता है, खच्चर होता है, उससे हम क्या करते हैं, वेट लिफ्ट करवाते हैं, वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं वजन को, कौन, एनिमल। ठीक है, एनिमल से वेट लिफ्ट करवाते हैं। और क्या करते हैं, एनिमल से हम जो और वजन है, वेट है, उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, कैरी लोडिंग के लिए काम आता है। पुल, गाड़ियों को खिंचवाते हैं, गाड़ियां चल, भाई आपने बैलगाड़ी देखी होगी, एक पुलक कार्ट देखी होगी, तो कार्ट्स को पुल करने के लिए भी एनिमल्स को एनर्जी चाहिए। ठीक है, फील्ड्स को प्लो करना होता है, टू प्लो फील्ड्स, खेतों को जोतने के लिए, किसान लोग खेतों को जोतने के लिए पहले इनका यूज करते थे। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए एनिमल्स को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। इन सभी एक्टिविटीज को करने के लिए एनिमल्स को किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। मतलब ये हो गया कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, चाहे वो एनिमल हैं, जानवर हैं, सबको कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, यानी वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, वर्क करने के लिए जरूरत होती है एनर्जी की। एनर्जी के बिना वर्क नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही जो मशीन होती हैं, मशीन के बारे में यदि सोचें, मशीन आप देखते हो आजकल तो सारा काम मशीनों से होने लग गया है। अब जैसे आप व्हीकल से, अपनी कार से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कार से मान लीजिए दिल्ली से आगरा जाते हो, दिल्ली से कहाँ जाते हो बेटा, आगरा जाते हो। तो कार से यदि आप दिल्ली से आगरा जाना चाहते हैं तो कार में क्या डालना पड़ेगा, फ्यूल डालना पड़ेगा। फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा। बिना फ्यूल के ये कार नहीं जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, है या नहीं। कोई भी व्हीकल ले लीजिए, जितनी भी मशीन है उनके लिए भी फ्यूल की जरूरत होती है, वो भी तो उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो उनका खाना कौन हो गया, मशीन्स का, मशीन्स के लिए फ्यूल हो गया। बिना फ्यूल के वो नहीं चल सकती। जो भी इंजन्स होते हैं वो बिना फ्यूल के नहीं चल सकते। अब देखिए, अब वैसे तो यदि हम अपनी डेली लाइफ में देखें तो यदि कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है ना, कोई व्यक्ति गड्ढा खोद रहा है, ये व्यक्ति है और इसने ये गड्ढा खोदा, ये गड्ढा खोदा, इसको खोदने के लिए उसने मान लीजिए 1 आवर में एक गड्ढा खोदा, 1 आवर में एक गड्ढा खोदा, तो इसको खोदने के लिए एनर्जी चाहिए, वर्क करना पड़ेगा। लेकिन साइंस ये कहता है कि ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फिजिकली यहाँ पर वर्क हो रहा है। फिजिकली क्या हो रहा है बेटा, वर्क हो रहा है। डे टू डे लाइफ में वर्क का मीनिंग अलग है, लेकिन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्क का मीनिंग अलग है। जैसे आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, जब कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपनी कोई डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा है या किसी क्लास के लिए पढ़ाई कर रहा है या कॉम्पिटिशन्स के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो उसको बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं, उसको बुक्स रीड करनी पड़ती है, रीडिंग करनी पड़ती है बुक्स की। ठीक है, उसको डायग्राम्स याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, उसको जो है बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, कॉन्सेप्ट लर्न करने होते हैं। फिजिक्स में जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, फिजिक्स की नॉलेज को आपको डेली लाइफ से लिंक करना होता है, थिंकिंग करनी होती है, सोचना होता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स आप इकट्ठे करते हो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो, क्लासेज अटेंड करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो, अपने टीचर के साथ डिस्कस करते हो। तो क्या ये सारे जो काम आप करते हो, ये आप वैसे देखें तो आप बहुत से ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, है या नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग ये कोई वर्क नहीं है। फिजिकली और मेंटली यू आर डूइंग वर्क, फिजिकली और मेंटली यू आर डूइंग वर्क, बट इफ यू गो विद, इफ यू थिंक साइंटिफिकली, यदि आप साइंटिफिकली थिंक सोचेंगे तो यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत थोड़ा सा वर्क होगा। ठीक है, वेरी लिटिल वर्क इफ यू थिंक अकॉर्डिंग टू साइंस। सो साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा, लेकिन फिजिकली मेंटली यहाँ बहुत सारा वर्क हो रहा है। तो इसका मतलब यह है, मेरा कहने का मतलब यह है, इतने सारे जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इससे मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो वर्क है बेटा, उसका साइंस में डेफिनेशन अलग है और डेली लाइफ में जो आप काम करते हो उसका मीनिंग अलग है। ठीक है, नो डाउट जब आप कोई गड्ढा खोदते हो या एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो थक जाते हो, ठीक है या नहीं, लेकिन गड्ढा खोदते हो तो थक जाते हो, लेकिन साइंस कहता है कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे साइंस के अकॉर्डिंग एक जो कुली होता है ना बेटा, कुली रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते हैं, ठीक है,
ये अपने सिर पर इतना हैवी लगेज लादे हुए, हैवी वेट लेते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो वैसे तो भाई जब हैवी जगह लगेज, आप जैसे अपने मम्मी पापा के साथ भी गए होंगे कई बार रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर, जब आपके कंधे पर बहुत सारा वजन लाद दिया जाता है, बैग बहुत हैवी बैग जब आपके पीठ पर होता है, बैग में होता है, तो आपको तो पसीने आ जाता है। लेकिन साइंस कहता है कि आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी साइंस ये कह रहा है कि कुली इज नॉट डूइंग एनी वर्क। लेकिन कुली कब तक वर्क नहीं कर रहा है साइंस के अकॉर्डिंग? जब वो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। लेकिन यदि वो सीढ़ियां चढ़ता है, यदि वो कुली सीढ़ियां चढ़ता है या सीढ़ियां उतरता है, यदि वो सीढ़ियां उतरता है या सीढ़ियां चढ़ता है, यदि कुली सीढ़ियां उतर रहा है या सीढ़ियां चढ़ रहा है, तब वर्क डन होगा। वर्क इज बीइंग डन, वर्क इज बीइंग डन एज पर साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग अब वर्क हो रहा है। लेकिन यदि वो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, प्लेटफॉर्म पर यदि वो चल रहा है, प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तो साइंस कहता है कि वर्क इज नॉट बीइंग डन, वर्क इज नॉट बीइंग डन, वर्क इज नॉट बीइंग डन एज पर साइंस। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, कुली एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको तो पसीने छूट रहे हैं। लेकिन साइंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ कुली के द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही कुली अपना हैवी वेट लेते हुए, इतना सारा वजन लादे हुए, जब ये सीढ़ियां चढ़ता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ियों का सहारा लेता है, सीढ़ियां चढ़ता है या सीढ़ियां उतरता है, तो उस समय तो वर्क करता है। साइंस ऐसा कहता है। इसका मतलब साइंस में वर्क की डेफिनेशन कुछ और है, साइंस में वर्क की डेफिनेशन कुछ और है। तो साइंटिफिकली हम वर्क को डिफाइन करें, साइंटिफिकली हम वर्क को डिफाइन करें। आप अपने चारों तरफ कुछ एक सिचुएशंस के बारे में सोच सकते हो जहां पर वर्क इन्वॉल्व है, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो आप। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो और उसमें कारण भी दे सकते हो कि कौन किसके ऊपर वर्क कर रहा है, क्यों हो रहा है वर्क। ठीक है बेटा, ये सारी बातें सोचिए, सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ साइंस के अकॉर्डिंग कहां पर वर्क हो रहा है और कहां पर वर्क नहीं हो रहा है। तो देखिए, एज पर साइंस यदि हम वर्क को डिफाइन करें, वर्क को डिफाइन करें, वर्क जिसको हम W से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं यहां पर साइंटिफिक डेफिनेशन इसकी आपको बता रहा हूं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए वर्क क्या होता है। वर्क वर्क एज पर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यदि हम 9th क्लास के हिसाब से बात करें तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन है। लेकिन जब हायर क्लासेज में जब हम स्केलर और वेक्टर की बात करेंगे ना बेटा, तो ये डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वो हम आगे की क्लासेज में बात करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट, ये तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। जो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा स्केलर होता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट की यदि हम बात करें तो यूनिट होगी इसकी जूल। क्या होगी बेटा? जूल होगी। या फिर इसकी यूनिट को हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर। क्या कह सकते हैं? न्यूटन मीटर। अब आप कहेंगे सर ये न्यूटन मीटर कैसे आया? देखिए बेटा, वर्क इज इक्वल टू, वर्क को हमने W लिखा, फोर्स को F लिखा और डिस्प्लेसमेंट को S लिख दिया। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर हो गया। तो ये वर्क का एक फॉर्मूला हो गया। तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे केसेज आएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत सारे केसेज आएंगे। वर्क डन, देखिए केस 1 की मैं यदि बात करूं, केस 1 की यदि मैं बात करूं कि इफ F इज इक्वल टू 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन जो है 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। देखिए, फोर्स अप्लाई करने रहे हो और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसा किस केस में हो सकता है? फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हो सकता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हो रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हो सकता है ऐसा कि जब फोर्स तो आप अप्लाई कर ही नहीं रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि F 0 है और S 0 नहीं है। तो 0 इंटू नॉन जीरो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। केस सेकंड यदि मैं बात करूं, केस सेकंड यदि मैं बात करूं कि यदि F 0 नहीं है, फोर्स तो आप लगा रहे हो ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इस पर आप फोर्स लगा रहे हो, बट इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है
फोर्स तो आप मान लीजिए 5 न्यूटन लगा रहे हो, लेकिन आप इस पत्थर को आगे नहीं खिसका पा रहे हो, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस केस में वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी दोनों केसेस से आपको पता चला कि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस देखते हैं बेटा, यदि दोनों जीरो हो, फोर्स भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट पर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं और फोर्स नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, इस समय तो जीरो आना ही आना है भाई। एफ और एस दोनों जीरो है तो वर्क डन जीरो होगा ही, दोनों में से एक भी कोई जीरो है तब भी वर्क डन जीरो होगा। और देखिए वर्क डन जीरो कब हो सकता है, देखिए बेटा केस 4 जो कि इंपॉर्टेंट केस हो सकता है, यदि मैं इस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई स्टोन ले सकते हो आप, इस पर मान लीजिए, आप इस पर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हो ऐसे, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स ऐसे लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल आ गया थीटा। तो उस केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होगा भाई, आप जानते हैं इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा। तो वर्क डन बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी ये जो इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है वो एफ कॉस थीटा के कारण जा रहा है, ठीक है। ये कंपोनेंट एफ कॉस थीटा तो इधर हो जाएगा और एफ साइन थीटा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो क्या एफ साइन थीटा के कारण ये ऑब्जेक्ट इस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो यदि आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट के कारण वर्क निकालोगे एफ साइन थीटा इंटू एस, तो ये तो जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ जाएगा, क्योंकि इस केस में जो थीटा होगा वो 9 क्या हो जाएगा, इस केस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जब आप फोर्स लगाओगे, परपेंडिकुलर जब आप आगे मैं इसको अलग से समझाऊंगा, चलो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, अभी आप छोड़िए, अभी आप एफ कॉस थीटा देखिए, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। तो यानी वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, थीटा एंगल पर यदि आपने फोर्स लगाया तो वर्क डन इतना हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इस थीटा को 90 डिग्री कर लेता हूं, नेक्स्ट केस में यदि मैं इस थीटा को क्या कर लेता हूं, 90 डिग्री कर लेता हूं, जैसे मैं केस 5 की बात करता हूं, केस 5 में मैं क्या किया, ये ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये कुली के सिर पर रखा हुआ है, ये कुली के सिर पर रखा हुआ है बेटा, ये कुली है, ठीक है, कुली के सिर पर ये मास रखा हुआ है, ये वजन रखा हुआ है, तो इसका जो mg होगा वो तो नीचे की तरफ होगा ना, mg नीचे की तरफ होगा और कुली इस तरफ जा रहा है, कुली इस तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कुली का इस तरफ हो गया और mg यानी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो एंगल कितना हुआ भाई, 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो उस केस में एफ एस कॉस 90 हो जाएगा और कॉस 90 कितना होता है, जीरो, तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुली जब बहुत सारा वजन लादे हुए अपने सिर पर एक जगह से दूसरी जगह जाता है प्लेटफॉर्म पर, तो वो कोई वर्क नहीं करता। और क्यों वर्क डन जीरो होगा, देखिए ये बात यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे ही होगा ना mg, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, जीरो हो गया। ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। फोर्स 90 डिग्री एंगल पर जो है ये ग्रेविटी का फोर्स है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन जब कुली सीढ़ियां चढ़ेगा या सीढ़ियां उतरेगा, ये देखिए कुली जब सीढ़ियां चढ़ेगा, ये कुली सीढ़ियां चढ़ेगा, ये कुली है, ये कुली है, ध्यान रखिए, और इसका mg जब ये सीढ़ियां चढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है और mg इसका इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, डिस्प्लेसमेंट तो इसका इस तरफ है, जा तो कुली इस तरफ रहा है, ऊपर की तरफ सीढ़ियां चढ़ रहा है, लेकिन इसका mg तो नीचे रहेगा ना बेटा, तो उस केस में थीटा की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन जब सीढ़ियां उतरेगा कुली, जब सीढ़ियां उतरेगा बेटा, जब सीढ़ियां उतरेगा, देखिए कुली नीचे आ रहा है, कुली जब नीचे आता है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये और mg डायरेक्शन ये हो जाएगा, mg तो नीचे की तरफ ही रहेगा ना। तो अब देखिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। अब जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, तो यहां पर इसको मैं केस नंबर 6 नाम दे देता हूं, देखिए जब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा तो फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ एस कॉस
थीटा। अब थीटा 90 से ज्यादा जब होता है, जब भी थीटा 90 से ज्यादा होता है, कॉस थीटा की वैल्यू यदि 90 से ज्यादा है, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो उस केस में जो वर्क डन होगा कॉस, उस केस में जो कॉस थीटा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। कॉस थीटा कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्योंकि cos थीटा नेगेटिव आएगा तो वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इस केस में जब सीढ़ियां वो उतरता है, जब सीढ़ियां उतर रहा था कुली, इस केस में जब सीढ़ियां उतर रहा है तो थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, तो उस केस में जो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा से आएगा। अब इस केस में थीटा जब 90 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा जो है पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 तो जीरो होता है और cos 90 से जीरो जो है पॉजिटिव वैल्यू जाएंगी, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू जाएगा, पॉजिटिव आएगा वर्क डन। क्योंकि cos की वैल्यू 90 से कम होने पर, थीटा की वैल्यू 90 से कम होने पर cos थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होने पर cos थीटा नेगेटिव होता है, और थीटा की वैल्यू 90 होने पर cos थीटा क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो वाला केस तो हमने ऊपर ले ही लिया था। तो यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, जब वो सीढ़ियां उतरता है कुली तो वर्क डन पॉजिटिव है, और जब वो सीढ़ियां चढ़ रहा है कुली तो वर्क डन कैसा है बेटा, नेगेटिव है। वर्क डन कैसा है, नेगेटिव है। तो साइंस के अकॉर्डिंग आपको मैंने वर्क का डेफिनेशन बताया। वर्क का डेफिनेशन क्या बताया मैंने, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या कहलाता है, वर्क डन कहलाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन वर्क डन कहलाता है। इसको W बराबर F इंटू एस भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा एक फॉर्मूला और है वर्क डन का, एफ एस कॉस थीटा। जब हम थीटा एंगल पर फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो होगा, और थीटा की वैल्यू जब ग्रेटर देन 90 है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। थीटा की वैल्यू जब लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अब देखिए, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल को कैसे डिफाइन करें। देखिए, सिंस वर्क डन W बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है। तो यदि मैं मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं, वो 1 न्यूटन है। कितना है, 1 न्यूटन है। और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के कारण ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला जाता है, यहां से यहां चला जाता है, और कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। 1 मीटर से ये डिस्प्लेस हो गया, फोर्स 1 न्यूटन लगाया, और 1 मीटर से ये डिस्प्लेस हो गया, तो वर्क डन कितना होगा, 1 जूल होगा। यानी जूल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। यानी जूल को हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसको 1 जूल को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 न्यूटन, if there is a displacement of 1 meter on exerting 1 Newton force on an object, यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट करने पर उसमें 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट आता है, तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। तो उस केस में वर्क क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। समझ में आ गया, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। कब 1 जूल कहलाएगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन हो, और 1 न्यूटन फोर्स लगाने के कारण यदि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट आता है, ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करने पर यदि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आता है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 1 जूल होगा। समझ में आ गया होगा आपको, 1 जूल का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि वर्क डन क्या होता है, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और वर्क डन कब जीरो होता है और कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, ये बातें मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। और इसके अलावा मैंने 1 जूल को भी डिफाइन करके आपको बताया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। किसका कॉन्सेप्ट था, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट था वर्क का। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है बेटा,
देखिए यहाँ पर एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है W बराबर F इंटू एस, ध्यान रखिएगा ये हमने उस समय लिखा है जब एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट आ जाता है कितने से, एस से डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, ऑब्जेक्ट एस मीटर से डिस्प्लेस हो जाता है। तो इस केस में जब कांस्टेंट फोर्स हमने अप्लाई किया तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। यदि फोर्स को आप लगातार चेंज करते चले जा रहे हैं तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा जो कि आपके इस सिलेबस से बाहर है। इसको हम 11th क्लास में पढ़ेंगे बेटा। इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस, वेरिएबल वर्क जो होगा। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाए कि वर्क डन क्या होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 11.1, जिसमें यह कह रहा है ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। देखिए एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगता है। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। 5 न्यूटन फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, फोर्स की दिशा में ही 2 मीटर से डिस्प्लेस हो जाता है, जैसा कि यहां दिखाया गया है। हम इसको डायग्राम नहीं भी दे तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, यदि जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जब तक डिस्प्लेस हो रहा है ऑब्जेक्ट तब तक फोर्स लगता है, तो वर्क डन कितना होगा ये पता करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का, एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य कर रहा है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है बेटा। इस ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। और इस 5 न्यूटन के फोर्स लगाने के कारण ये ऑब्जेक्ट यहां से आगे चला गया, कितने मीटर से डिस्प्लेस हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो डिस्प्लेसमेंट आया इस फोर्स 5 न्यूटन के लगाने से कितना आ गया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। यानी एस का वैल्यू 2 मीटर आ गया। डिस्प्लेस कितने से हो गया, 2 मीटर से ये डिस्प्लेस हो गया ऑब्जेक्ट, यहां से यहां चला गया 5 न्यूटन फोर्स लगाने से। 5 न्यूटन पूरा लगाया, जब तक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब तक इसके ऊपर 5 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया। अब देखिए वर्क डन कितना होगा ये निकालने के लिए, वर्क डन कितना होगा, डायग्राम हमने बना लिया। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। देखिए एक एग्जैक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था, एफ एस कॉस थीटा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 0 होने पर कॉस 0 1 हो जाएगा, तो W बराबर एफ एस हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। और इस केस में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, ध्यान दीजिएगा। इस केस में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। देखिए निकाल लेते हैं, फोर्स कितना है 5 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना 2, 5 2 जा 10, 10 जूल वर्क आ गया। कितना वर्क आ गया, 10 जूल आ गया। अब इसी न्यूमेरिकल के साथ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पर बताना चाहूंगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि कब वर्क डन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा ये आप जान लीजिए। देखिए इस ऑब्जेक्ट पर यदि आप फोर्स लगाते हैं F, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे आपने फोर्स लगाया F। यदि इस फोर्स F को लगाने से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, यदि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, एस डिस्टेंस से ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ फोर्स and displacement of an object are in, if force and displacement, if force exerted, exerted लिखिए यहाँ, if force exerted on object, object, ठीक है, इसको एस को इधर ऊपर लिख देता हूं। देखिए दोबारा से देखिए, if force exerted on object and displacement of that object, and displacement of that object, दोबारा से देखिए, if force exerted on object
and displacement of that object are in same direction, are in same direction, are in same direction. यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट किया गया फोर्स और उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू उस केस में क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। और जब थीटा 0 होने का मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे। तो उस केस में वर्क डन एफ एस कॉस 0, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, cos 0 1 होता है, तो W जो है मैक्सिमम हो जाएगा। इस समय वर्क डन मैक्सिमम होगा, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन मैक्सिमम होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं साथ ही साथ। ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, a force of 7 Newton acts on an object. The displacement is say 8 meter in the direction of force. यदि 7 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो बताइए, लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। जितने टाइम वो ऑब्जेक्ट मूव करता है उतने टाइम वो फोर्स लग रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, वर्क डन कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 148 पर, पेज नंबर 148 पर एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप वहां से बुक से लिख लीजिएगा अपनी से, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फोर्स है 7 न्यूटन का जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स लगता है 7 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 7 न्यूटन का। 7 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे बढ़ जाता है, यानी डिस्प्लेस हो जाता है और यहां पहुंच जाता है। और कितने से डिस्प्लेस होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट आता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन में s, ये 8 मीटर है। और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन जो होगा यहाँ पर, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो थीटा तो 0 हो जाएगा, तो एफ एस आ जाएगा। अब फोर्स कितना है 7 और डिस्प्लेसमेंट कितना 8, तो कितना आ गया भाई, ये W इज इक्वल टू 56 जूल आ गया। कितना आ गया, W इज इक्वल टू 56 जूल आ गया। बोलिए क्लियर है, 56 जूल वर्क आ गया। कितना आ गया, 56 जूल वर्क आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब ये क्लियर हो गया बेटा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं वर्क डन मैक्सिमम होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक सिचुएशन में आपको दिखाता हूं, एक सिचुएशन में आपको दिखाता हूं। जैसे इस डायग्राम में क्या कर रही है लड़की, ये अपनी टॉय कार को एक रस्सी से खींच रही है, इस तरफ खींच रही है, यानी फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी इसका इसी तरफ होगा ना बेटा। तो यहां पर वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना और मैक्सिमम होगा। वर्क डन पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, ठीक है। वर्क डन कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, ठीक है भाई। वर्क डन पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क किया जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स तो इसका इस तरफ लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो उस केस में फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा भाई, इसके पहिए और इस मेज के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इसकी मोशन के अपोजिट होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो अप्लाइड फोर्स है इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि किसके कारण वर्क पूछा जा रहा है, किसके कारण वर्क पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन में आपको देखना है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 11.2। इसमें क्या कह रहा है, ए पोर्टर लिफ्ट से लगेज ऑफ 15 किलोग्राम। एक पोर्टर है जो कि एक लगेज है 15 किलोग्राम का, उसको उठाता है फ्रॉम द ग्राउंड। कहां से उठाता है, ग्राउंड से उठाता है। एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर पर रख लेता है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड।
1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझिए। मैं बात कर रहा हूं एग्जाम्पल 11.2, एग्जाम्पल 11.2 की। ठीक है, 11.2 में क्या कह रहा है, एक पोर्टर है, पोर्टर, ये पोर्टर है बेटा, ठीक है, पोर्टर। और ये पोर्टर क्या करता है, एक 15 किलोग्राम का वजन है जो ग्राउंड पर रखा हुआ है। ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड है, ठीक है। यहां पर ये 15 किलोग्राम का वजन रखा हुआ है। कितने का? 15 किलोग्राम का, 15 केजी का ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को ये पोर्टर उठाता है, इस ऑब्जेक्ट को ये पोर्टर उठाता है और इसका अपने सिर पर रख लेता है, यहां रख लेता है, यहां से उठा के ये यहां रख लेता है, यहां रख लेता है। ठीक है, ये 15 किलोग्राम का वजन इसने यहां रख लिया। ठीक है भाई। और जो ये ऊंचाई है सिर की, यहां से ग्राउंड सरफेस से, ये भी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? पुट्स इट ऑन इज हेड, हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। 1.5 मीटर, जो यानी इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से सिर तक ले जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 1.5 मीटर हुआ। तो बताना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय पोर्टर ऑन द लगेज। पोर्टर के द्वारा लगेज पर कितना काम किया गया, पोर्टर के द्वारा लगेज पर कितना काम किया गया है, ये पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, वर्क डन, वर्क डन बाय द पोर्टर, बाय द पोर्टर ऑन द लगेज, ऑन द लगेज, ये पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, एक तो ये। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूं, इसी में एक पार्ट और बना देता हूं। यदि मैं पूछता, यदि इस क्वेश्चन में पूछ लेता वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा कितना वर्क डन होगा, यदि ये पूछ लेता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, अब पोर्टर के द्वारा, पोर्टर ने, देखिए पोर्टर ने ये जो ऑब्जेक्ट है उठाया होगा तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उठाया होगा ना भाई, ऊपर की तरफ फोर्स लगा के उठाया होगा और डिस्प्लेसमेंट भी उस ऊपर की तरफ है। तो उस केस में वर्क डन कैसा हो जाएगा? F इंटू एस पॉजिटिव होगा ना बेटा। जब पोर्टर लगेज को उठा रहा है तो पोर्टर ने जो फोर्स लगाया वो ऊपर की तरफ लगाया और लगेज भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ हो गए। तो वर्क डन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। वर्क डन बाय द पोर्टर इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क डन किसके बराबर होगा? एफ की वैल्यू है क्या यहाँ पर? नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? एफ बराबर एम जी लिख देंगे और इंटू एस लिख देंगे। एफ एम का, एम कितना है 15 और जी का वैल्यू कितना ले लें? 10 ले लेते हैं। ठीक है, जी का वैल्यू कितना है यहाँ? 10 होता है ग्राउंड पर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का वैल्यू 10 और ये एस कितना है भाई? एस कितना है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, और ये चलो यूनिट मत लिखो, लास्ट में लिख देंगे 1.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, ये पॉइंट हटाया नीचे 10 आया, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 15 15 कितना हो गया? 225 जूल आ गया। ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ये वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन आएगा, पॉजिटिव वर्क डन आएगा, 225 जूल आ गया। लेकिन यदि कहता आपसे कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अब देखिए जरा, अब देखिए ये था पोर्टर, ये था बेटा पोर्टर। ठीक है, ये था पोर्टर, इसने अपना लगेज उठा, ये वजन जो उठाया कितने किलोग्राम का? 15 केजी का ऊपर उठाया, ऊपर उठाया। लेकिन जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी है वो तो नीचे लगेगा ना, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे की तरफ होगा, होगा या नहीं होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट एस बराबर 1.5 मीटर, ये ऊपर की तरफ। तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ है। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा ना बेटा, क्योंकि थीटा तो 180 हो गया ना। अब यहाँ पर भाई फोर्स तो एम जी तो नीचे है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर है, तो ये एंगल कितना हुआ? 180 हुआ। तो कॉस 180, ये 180 हुआ ना बेटा। तो W बराबर एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो ये वर्क डन कैसा आ गया? नेगेटिव। अब देखिए माइनस एफ का मतलब क्या है? एम जी और एस, और माइनस एम का मतलब क्या है? 15 और जी का मतलब 10 और एस का मतलब 1.5। अब वैल्यू भाई वैल्यू तो उतनी ही आनी है जितनी पहले थी, पॉइंट को हटाओगे तो 15/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये -225 जूल आ गया।
अब वर्क मैग्नीट्यूड उतना ही है वर्क का, लेकिन अब नेचर कैसा हो गया वर्क का, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाया जा सकता है। तो आपको देखना है कि वर्क डन कितना होगा। अब देखिए कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन और दे रखे हैं यहाँ पर, यहाँ इनको भी देख लीजिए। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, कब हम कहते हैं कि वर्क होता है, तो ये केस तो मैंने बता ही दिया आपको। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज नॉट जीरो एंड ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो नहीं होते हैं तो वर्क डन होता है। ठीक है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। जब, ये देखिए इसको मैं बता देता हूं आपको, इन टेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन 1। चलो इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 149, इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, कब होता है वर्क, when force is not zero, also displacement is not zero। यानी फोर्स लगाया आपने ऑब्जेक्ट पर और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, ऑब्जेक्ट यहां चला गया। ठीक है भाई, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, इतने से एस से डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस, वर्क इज सेड टू बी डन। इन दोनों में से कोई एक भी जीरो हुआ तो वर्क जीरो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तब भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर है, पेज 149। क्या कह रहा है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन, मेरी चलो क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन बताना है, वर्क डन कितना होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा भाई। इस केस में तो एफ एस कॉस जीरो और कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इंटू एस आ गया, एफ इंटू एस आ गया। अब इसी क्वेश्चन को वो घुमा देता, कैसे घुमाता कि इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उस समय फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता, तो सिंपली कॉस 180 आता, क्योंकि फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ ऐसा होता तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 180 आता, कॉस 180 माइनस होता है तो माइनस एफ एस आता है, यानी नेगेटिव वर्क डन होता, अभी पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 3 देखिए, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 1 जूल ऑफ वर्क कब होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में 1 मीटर से डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तो उस केस में वर्क डन 1 जूल होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो। कितना, एक पेयर ऑफ ब्लॉक्स, जो बैल होते हैं वो दोनों बैल, पेयर ऑफ ब्लॉक जोड़ी जो होती है उनकी, वो कितना फोर्स लगाते हैं, 140 न्यूटन फोर्स लगाते हैं प्लो पर जोतने में। ठीक है, द फील्ड बीइंग प्लोड इन 15 मीटर लॉन्ग इज 15 मीटर लॉन्ग। जिस खेत को जोता जा रहा है वो 15 मीटर लंबा है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। कितना वर्क डन होगा उस खेत को जोतने में। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 149। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ए पेयर ऑफ ब्लॉक्स, एक 15 मीटर, ये 15 मीटर लंबा कोई खेत है। ठीक है, ये 15 मीटर लंबा क्या है बेटा, फील्ड है, 15 मीटर लंबा है। लेंथ कितनी है इसकी, 15 मीटर, ये फील्ड है। ठीक है, खेत है, इसमें इस खेत को प्लो किया जाता है, 2 पेयर है किसका, ब्लॉक्स का। तो एक ब्लॉक ये मान लीजिए B1 और एक ब्लॉक ये B2 मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों खेत को जोत रहे हैं और यहां से यहां तक जाते हैं, और कितना फोर्स लगाते हैं ये, 140 न्यूटन फोर्स लगाते हैं खेत को जोतने में। तो फोर्स किस तरफ लगाएंगे, यूं ही तो लगाएंगे, और कितना फोर्स, 140 न्यूटन लगाते हैं दोनों मिलकर के। तो कितना वर्क डन होगा,
तो सिंपल सी बात है, वर्क डन जो होगा यहाँ पर, वर्क डन कितना होगा बेटा, F इंटू एस। एफ कितना 140 न्यूटन, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, 140, और एस कितना 15। तो सॉल्व कीजिए, 0 15 15 4 जा 60 का 0 6 15 1 जा 15 और 6 21 100 जूल, 2100 जूल इतना वर्क डन होगा, इतना वर्क डन होगा, 2100 जूल वर्क डन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को भी किया जा सकता है। तो आज मैंने आपको वर्क का कॉन्सेप्ट समझाया, वर्क कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, इसके अलावा मैक्सिमम वर्क कब होता है, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मैंने आपसे बात की। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने टाइप की होती है, और जो बेसिकली हम दो टाइप के एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, और उनके डेरिवेशन की बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।